नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नासिरा शर्मा द्वारा रचित कहानी सरहद के इस पार की चर्चा करेंगे। कहानी की शुरुआत करने से पूर्व हम कहानी की लेखिका नासिरा शर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। नासिरा शर्मा का जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम जामिन अली था। वे फारसी के अच्छे विद्वान थे। नासिरा ने 1972 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फारसी भाषा और साहित्य में एमए किया। नासिरा में साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति अभिरुचि ने इन्हें हिंदी साहित्य के प्रति और भी आकृष्ट किया। इन्होंने भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान आदि मुल्कों के राजनीतिज्ञों और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार भी किए हैं, जो काफ़ी चर्चित रहे। नासिरा शर्मा को अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी में भी इन्होंने सृजन किया ही है। साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। स्वतंत्र एवं प्रगतिशील विचारों की पक्षधर नासिरा शर्मा में रूढ़िवाद एवं अंध परंपराओं के प्रति विद्रोह एवं मानवीय संबंधों की वकालत दिखाई देती है। धार्मिक कट्टरता का खारिज करते हुए उन्होंने हिंदू ब्राह्मण परिवार में विवाह किया। नासिरा ने जर्मन व फ्रांसीसी टेलीविजन के लिए ईरानी युद्ध बंदियों पर बनी फिल्म में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सारिका का ईरानी क्रांति कथा विशेषांक में ईरान पर दुर्लभ सामग्री जुटाई, जो उनकी अनुपात उपलब्धि है। नासिरा शर्मा की कहानियाँ प्रगतिशील परिवर्तन की आकांक्षी और मानवीय संवेदना के साथ जुड़ी हैं। इनकी कहानियों के पात्र आम जीवन से जुड़े हैं। नासिरा शर्मा उनके अंतर्गत में प्रवेश कर उन्हें अंतर्गत में रहस्यों को खोलता चलती है। पात्रों के भीतर निहित ग्रंथियों और सत्यों का उद्घाटन इनकी विशेषता है। नासिरा जी ने शैल्पिक आग्रह पर जोर नहीं दिया है। वे बहुत सीधे, सरल व सपाट विन्यास में जीवन की यथार्थपरकता को सामने रखती हैं। इनकी कहानी कला के विषय में उपेंद्र नाथ अश्क कहते हैं, नासिरा शर्मा में कथा कहने की जन्मजात प्रतिभा दिखाई देती है। उनके पास अनुभवों की कोई कमी नहीं है, अनुभूतियों का भंडार है। अपने पात्रों का गहरा विश्लेषण करने की क्षमता है। शैली बहुत, भाषा सरल, सुलभ प्रवाहमान है। उसमें काव्य का रस है। नासिरा जी ने जीवन के यथार्थ का सूक्ष्म अंकन किया है और अंतर जगत को उधेड़ कर रख दिया है। प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, जिनमें सबसे पहले उपन्यास हैं 7 नदियां एक समंदर, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, शालमली। ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में शामी कागज, पत्थर गली, मरियम, खुदा की वापसी, गूंगा आसमान, ये इनकी शीर्ष कहानियां हैं। सरहद के इस पार। अनुवाद एवं संपादन में काली, छोटी मछली, शाहनामा फिरदौसी, किस्सा जाम का, प्रेम कथा, प्रेटिस्ट पोएट्री, बर्निंग फायर, इकोज ऑफ ईरानियन रिवोल्यूशन, ये इनके अनुवाद एवं संपादन हैं। क्षितिज पार में इन्होंने राजस्थानी लेखकों की कृतियों का संपादन, वर्तमान साहित्य का महिला लेखन अंक, शारिका एवं पुनश्चित के ईरानी कथा विशेषांक इनके रहे हैं। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है, जो है सबीना के 40 चोप। इनकी कई टेलीफिल्म भी आई हैं, जिनमें आया बसंत सखी, काली मोहिनी, सेमल का दरखत, माँ, वापसी, बादलों के छटने तक, दहलीज, तड़प आदि। अब हम थोड़ा कहानी का परिचय प्राप्त करते हैं।
नासिरा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है सरहद के इस पार। इसमें नासिरा जी ने धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को अभिव्यक्ति दी है। कहानी का नायक है रेहान, जो प्रारंभ में मुसलमानों को पाकिस्तानी कहे जाने पर हिंदुओं का विरोध करता है। धीरे धीरे उसमें अपने वतन के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। इस परिवर्तन के साथ ही उसकी मन स्थिति भी परिवर्तित होती है। उसकी प्रिया सुरैया का विवाह सरहद के उस पार होने वाला है। उसके मन में सुरैया के प्रति घृणा है, क्योंकि सुरैया अपने घर वालों का विरोध न कर रेहान के स्थान पर एमत माज के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। विवाह के दिन 3 मित्र एक हिंदू लड़की सरस्वती के साथ बदसलूकी करना चाहते हैं। रेहान लड़की की रक्षा करता है और हिंदू मुस्लिम भेद को भुलाकर उससे राखी बंधवाता है और उसे अपनी बहन बना लेता है। रेहान की यह धार्मिक सहिष्णुता तीनों मित्रों को रास नहीं आती है और वे उसे मार डालते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के परस्पर संबंधों और रीति रिवाजों को लेखिका ने बहुत बारीकी से देखा है और चित्रित किया है। सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर लिखी गई यह कहानी अपने आप में बहुत ही अनूठी है। अब देखते हैं कहानी सरहद के इस पार। खपरेल तड़ातड़ कच्चे आंगन में गिरकर टूट रही थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आंगन में निकलकर या दालान से ही रेहान को आवाज देकर मना करता। अम्मा को दौरा पड़ गया था, हाथ पैर ऐंठ गए थे, मुंह से झाग निकल रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति रह गई थी, गिरकर बेहोश हो जाना। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। दद्दा ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा, रोने से काम नहीं चलेगा लड़की, पीछे की खिड़की से किसी को पुकारो, शायद सकूर घर पर मिल जाए। दद्दा ने नरगिस से कहा, जो माँ का चेहरा देख देख कर रो रही थी। दद्दा की बात सुनकर वह भागी। सकूर चच्चा, नरगिस की भर्राई आवाज गूंजी। क्या है बन्नो? सकूर चच्चा सेव बनाते हुए सामने आए। भैया, आज फिर सारे खपरेल आंगन में फेंक रहे हैं, नरगिस ने रोते हुए कहा। आ रहा हूँ, कहकर शकूर कमरे में लपके। खपरेल के टूटने की आवाज के साथ एक और आवाज उभर रही थी। मैं बता दूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा, मुझसे बचकर कोई भाग नहीं सकता, मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। रेहान भाई को पीछे से पकड़कर शकूर चच्चा कमरे में ले आए थे। इस पकड़ा धकड़ी में उनके हाथ पैर कई जगह से जख्मी हो गए थे। नरगिस को रेहान भाई की हालत देखकर सुरैया आपा से नफरत हो गई थी। वह अगर ऐसा न करती तो क्या भैया की ऐसी हालत बनती। अम्मा को होश आ गया था। दद्दा उनको रूअफ़ज़ा पिला रही हैं। अब्बू को शकूर चच्चा ने फोन कर दिया, भैया कमरे में बंद हैं। खिड़की से उसने झांका। वह सुस्त बेदम फर्श पर पसीने से नहाए औंधे पड़े हुए हैं। 7 साल की नरगिस सब कुछ देख रही थी। दद्दा सुरैया आपा को दुपट्टा फैलाकर कोस रही थी। अम्मा उन्हें मना कर रही थी। ऊपर नीम पर बैठी चील चीख रही थी। इन्हीं चीलों को रेहान भाई कितना परेशान करते थे। जिस दिन बाजार से वह गोश्त लाते, साथ में छिछड़े जरूर लाते। फिर आंगन में ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर छिछले उछालने का नाटक करते चीखते थे, अंडे बच्चे वाली चिलोरियां। एक बार खिसियाई चील उनकी उंगली को जख्मी कर गई थी। कितना खून निकला था। सुरैया आपा भी क्या चील है, भैया को पागल बना दिया। दद्दा कहती है, नास पिट्टी जहन्नुमी है, जाने कितने घर उजाड़ेगी।
हराफा। नरगिस इधर आओ। अम्मा की कमजोरी में डूबी आवाज उभरी। आई अम्मा। नरगिस दौड़ी हुई आई। मेरी तिलेदानी से जरा महीन वाली सुई निकाल लाना। नरगिस भागती हुई असबाब वाली कोठरी में घुसी। असबाब यानी सामान। अंदाजे से तिलेदानी टिन के बक्स से उठाई और कोठरी से बाहर भागी। इस अंधेरी कोठरी में नरगिस को बड़ा डर लगता था। जाने अम्मा इसमें कैसे सामान रखती उठाती है। जाकर जरा खलीकुन को बुला तो लाओ। कहना नवाब दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है। दद्दा ने फौरन बुलाया है। नरगिस दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेकार आप परेशान हो रही हैं। मैं ठीक हूँ। अम्मा ने रेहान भाई की शर्ट उठाते हुए कहा। मेरे जीते जी सारे चोचले हैं। मर गई तो कौन आएगा यहाँ पर। दद्दा ने कहा और मर्तबान से कुछ मेवे जड़ी बूटी जैसी चीजें निकालकर पुड़ियां बांधने लगी। गली में सन्नाटा था। हिंदू मुसलमान फसाद हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे, मगर अम्मा के लिए 2 युग। खपरेल पर बैठकर रेहान के जो मुंह में आया पकता था। माँ बाप को शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा था। मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। जाकर पूछो तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं। मेरे बाप दादा इसी धरती के आगोश में गड़े हैं। सबूत चाहिए तो जाकर देखो। हमारे कब्रिस्तान सब के सब मौजूद हैं। वहाँ खुद गद्दार हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है। आखिर कहें भी क्या। मारो सब कातिलों को, मारो, खून की नदियां बहा दो मार मार कर। सबको पता था रेहान के दिमाग पर असर है। पेट्रोलिंग पुलिस के सिपाही भी हंसते हुए गुजर जाते थे। कुछ पागल है कहकर थूकते और कुछ सिपाही जाने क्या सोचकर सिर हिलाते, जैसे वह सब समझ रहे हो। शकूर कई बार नीचे से समझा चुका था, मगर कौन समझता है। पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, सिर्फ 3-4 घर मुसलमानों के हैं। गली के पार सारा का सारा मोहल्ला मुसलमानों का है। बात यही नहीं रुकी। जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो जानबूझकर रेहान शेरवानी पहनकर निकला। देखे किस माई के लाल में ताकत है मुझे छूने की। दद्दा ने सिर पीट लिया। यह हमें रुसवा करा के रहेगा। भूस में चिंगी डाल रहा है। आग न लगती होगी तो लग जाएगी। दोपहर में वर्मा जी की पत्नी अम्मा से कह रही थी, बहन जी परेशान न हो। हम रेहान को हमेशा से जानते हैं। अपना लड़का है। उसकी बातों को सब समझ रहे हैं। आप चिंता न करें। इस तरह से कई पड़ोसी ने अम्मा के शर्मिंदा सरापे को सहारा देकर और दद्दा के हाथों का पान खाकर चली गई थी। अम्मा सूता मुंह लिए बैठी रही। क्या कहती। रेहान ने फर्स्ट क्लास में एमए पास किया था। 5 साल से नौकरी की तलाश थी। पीएचडी से मन उछटा हुआ था। सुरैया से उसकी दोस्ती बीए में हुई थी। दोस्ती इश्क में बदली और फिर शादी के वायदे में। मगर जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सुरैया से साफ कह दिया कि सैयद की लड़की सेखों में नहीं जाएगी। खानदान भी छोटा, औसत लोग हैं। फिर 2 वर्ष से बेकार लड़का। लड़की का गला न घोट दे ऐसे घर में शादी करने से। बहुत दिनों तक यह बात रेहान से छुपी रही, मगर जब सुरैया की मंगनी हो जाने की बात उसके कान में पहुंची तो उसे एकाएक यकीन ही नहीं हुआ। परसों ही तो सुरैया से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने जरा भी तो इशारा किया हो। अपनी बेबसी पर वह बेकरार हो उठा। सुरैया के घर तो जा नहीं सकता था, घुटता रहा। वायदे के मुताबिक सुरैया जुम्मे के दिन आई भी नहीं। बेकारी, इश्क में नाकामी और बेवफाई ने रेहान को दीवाना बना दिया था। दद्दा का ख्याल था कि सुरैया की फूफी ने रेहान पर जादू टोना किया है।
वह बहुत जल्लाद दिल की औरत है। उस ऐसे बुरे लोगों के बीच में रेहान जाकर फंस गया है। जितना रेहान को सुरैया से नफरत दिलाई जाती, उतना ही वह उसके लिए व्याकुल होता गया। फसाद फिर हो गया, शहर में तनाव बढ़ गया। पुलिस हरकत में आई और रेहान बेकरार ऊपर छपरों पर बैठा फिर ओल कोल बकने लगता। आज उसे नौकरी मिल जाती तो क्या सुरैया की शादी की तारीख तय हो पाती? नारायण जी का जुल्मा नस्तर चुभ रहा था। रहते हैं हिंदुस्तान में मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान के। दिल चाहा पटक पटक कर नारायण को मारकर पूछे, मंदिरों की मूर्तियां डॉलर और पाउंड के लालच में कौन बेचता है? उसकी बातों की हकीकत को कोई समझना नहीं चाहता। सब उसे पागल दीवाना कहते हैं। कोई नहीं पकड़ता इन गद्दारों को जो शराफत का लिबास पहने दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। उसका खून फिर गर्म होने लगा। सुरैया की छत पर उसके कपड़े फैलाकर बुआ नीचे आ गई थी। धानी दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। छींटदार सलवार व कमीज हवा में फड़फड़ा रही है। मारो कातिलों को, मारो मेरे कातिल को। सब नामर्द अंदर बैठे हैं, कोई नहीं बाहर निकलता। यह मेरा वतन है, मेरा वतन। देखता हूँ कौन मुझे जीने से रोकता है। हिम्मत है तो आओ, निकलो, एक एक का सिर फोड़ डालूंगा। कहकर उसने खपरेल फेंकने आरंभ कर दिए। गनीमत यही थी कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटा था। शकूर चचा गुस्से से कांपते हुए ऊपर चढ़े। बिना कुछ कहे 2 जोरदार चांटे रेहान के मुंह पर चढ़े और पीठ पर 2 घूंसे। बदतमीज, बेअदब, जो मुंह में आता है बकता चला जाता है। धक्का देकर नीचे आंगन में रेहान को गिराया और लात घूंसों की बारिश कर दी। सुरैया सिर पर सवार है। हिम्मत है तो उसके बाप को गालियां दो, उससे डरता है डरपोक। शकूर चचा रेहान भाई को मार कूट कर दद्दा के पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर दुख और गलानी टपक रही थी। मोहल्ले में इसकी बेहुदगी की वजह से नजरें चुरानी पड़ती हैं। कमबख्त ने कहीं का नहीं रखा। अभी शकूर और कुछ कहते कि बम के धमाके से वह चौंक पड़े, लपक कर बाहर भागे। आंगन में रेहान भाई औंधे पड़े हैं। मुंह से लाल बहकर आंगन की मिट्टी भिगो रही है। नरगिस का दिल भैया के सिर से मिट्टी झाड़ने को जा रहा है, मगर सबके फूले मुंह देखकर वह सहमी बैठी है। ऊपर नीले आसमान पर बेसुमार चीलें पंख फैलाए ऊंची उड़ान भर रही थी। बाहर खामोशी छा गई। कर्फ्यू शुरू हो गया था। शकूर चचा ने खिड़की से पुकार कर कहा, अम्मा, कल्लन मियाँ चल बसे। अफजल के बनाए बम फट गए। पुलिस उनके घर में है। कल्लन मियाँ की बीबी भी जख्मी हुई है और अफजल, उसकी बेटियां छत की बल्लियों से लटक रही हैं। हाय, कैसा बुरा जमाना लगा है। दद्दा इतना कहकर रह गई। नरगिस की आसमान पर टिकी आंखें खौफजदा हो गई। कहीं भैया को मरा समझकर चीले उनसे बदला लेने न आ जाए। इस ख्याल के आते ही नरगिस भागी और रेहान भैया की चौड़ी पीठ से लिपट गई। रात अंधेरी थी। शहर खामोश। धड़कते भयभीत दिल भारी बूटों और लाठियों की ठक-ठक को सुनते सुनते सो गए। रेहान चुपचाप छप्पर पर बैठा दूर तक फैली खाली सड़क पर नजरें गाड़े जाने क्या देखने की कोशिश कर रहा था। आज के इस वीडियो में इतना ही। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए, पूरा जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में धन्यवाद।